नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि वैयानार पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त प्रस्ताव को। क्या था अगस्त प्रस्ताव, किसके द्वारा लाया गया था, किस तरह के प्रावधान इसमें शामिल थे और क्या भारतीयों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। अगस्त प्रस्ताव को समझने का आज प्रयास करेंगे। 1939 में, जैसा कि मैंने कहा, कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1 साल हो गया था उसको चलते हुए। और इस समय में इंग्लैंड की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर उसको जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। और ऐसे में जो है वो कुछ सुविधाएं देने की बात जो वो कर रहा था। तो हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। और उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। और इसी के चलते जो है 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव जो था, ये लिनलिथगो की एक घोषणा थी और जिसमें कुछ सुविधाएं देने की बात जो है भारतीयों को की जा रही थी। इस तरह की सुविधाएं वो देने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था। ये बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। अल्पसंख्यकों को महत्व दिया जाने की बात यहाँ पे की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी भी भारतीयों को तोड़ने की ही बात की जा रही थी, भारतीयों को बांटने की ही बात की जा रही थी। तो कांग्रेस इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ थी कि ये जो है ये बांटने की नीति ही अपना रहे हैं इस समय भी। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ये प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए ऐसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर अब वह अपनी सभी मांगें पूरी करवा सकती। हालांकि मुस्लिम लीग के लिए जो है ये एक हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। के बाद 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 की बाबल योजना की परिणति रही कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो संप्रदायवाद के एक दुखद अंत को दर्शाती है। पांटो और राजकरों की नीति तो इन्होंने 1909 में ही अपनाई थी, जब इन्होंने जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो उस समय में लॉर्ड मॉर्ले ने कहा भी था कि हमने नाक के दांत बो दिए हैं। और जैसा कि हम देखते हैं 1940 के बाद जो है इस नाग ने डसना भी शुरू कर दिया था भारत को, और 1947 में इसने डसा। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो वो जो कहा था लॉर्ड मॉर्ले ने, वो गलत नहीं था कि हमने नाक के दांत बो दिए हैं। और बांटने और राज करने की जो नीति थी वो 1909 से ही शुरुआत हो गई थी। तो अभी भी जो है 1940 के बाद भी जो सुविधाएं दे दे रहे थे, उसमें भी जो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था, तो वो बांटने की ही नीति थी। जो अल्पसंख्यकों को महत्व ये दिया जा रहा था। प्रावधान देखते हैं इसके क्या थे। तो इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रहा कि भारत को उपनिवेश ही बनाया जाएगा, एक डोमिनियन स्टेट ही बनाए रखेंगे। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, कि भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जाएगा और युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। तो कहीं न कहीं अगर उनको शामिल किया जाएगा तो उनको कुछ सुविधाएँ भी दी जाएँगी, ऐसा ऐसी बात नहीं है ये। इन्होंने कहा युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां, अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें भारतीय जो है जितनी भी उनकी परिस्थितियां हैं, सामाजिक हों, आर्थिक या राजनीतिक, उसके अनुरूप जो है वो उसकी रूपरेखा तैयार करें। और ऐसा होगा संविधान जिसमें जो है रक्षा हो, अल्पसंख्यक के हित हों, राज्यों से संधियां हों, अखिल भारतीय सेवाएं हों, तो हर तरह के विषयों को शामिल किया जाएगा और सभी भारतीयों का बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें रखा जाएगा। तो अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हों। तो ऐसी किसी भी संस्था को नहीं सौंपेगी, या हम कहें कि कहीं न कहीं वो आश्वस्त कर रहे थे मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी। तो आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा था कि भई कांग्रेस को ये लगे कि हम मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं सौंपेंगे, मुसलमानों को नहीं सौंपेंगे, मुस्लिमों को ये लगे कि वो हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेंगे। तो उन उन उनका कहने का मतलब यही था कि भई ऐसी कोई संस्था जिसके विरुद्ध सशक्त मत हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हों विरुद्ध हों उसके, ऐसी हम किसी भी संस्था को सत्ता हम नहीं सौंपेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत जो है डोमिनियन स्टेट ही रहेगा, तो इसके चलते वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा। भारत को आज़ादी देने की बात यहाँ नहीं की जा रही थी, पूर्ण स्वराज देने की बात यहाँ नहीं कर रहे थे। और ये वजह ही थी कि भई इस वजह से इसका विरोध भी किया गया कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस की तो इस समय में मांग यही थी कि पूर्ण स्वराज हो उनके पास।
और वो डोमिनियन स्टेट चाहते ही नहीं थे। तो इन प्रावधानों से खुश होने वाले भारतीय नहीं थे और भारतीयों ने ये भी देख लिया था इस समय में कि ये एक मौका था भारतीयों के पास कि इस समय में जो स्थिति थी इंग्लैंड की वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी और इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे संगठन भी उठाना चाहते थे। यानी पूरे भारतीयों को एक मत भी इस समय में एकजुट भी कर चुके थे गांधी जी। और आगे चलकर हम देखेंगे किस तरह से यही एकजुटता जो है वो जो आंदोलन छिड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन उसमें दिखाई देती है। तो ये जो है वो अस्वीकार्य क्यों था, को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या महत्व था या ये ऐसे ही अस्वीकार क्यों किया गया। यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी। हालांकि ये जो है बात ज़रूर की गई थी लेकिन ऐसा नहीं था व्यवहारिक रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था, ऐसा नहीं था, ये बात ज़रूर चल रही थी। कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया था और राष्ट्रवादी आंदोलन में यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्व में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कांग्रेस ने अपनी स्वयं संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित किया था। दूसरा, इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया किया गया था। तो जैसे कि हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था आपको कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किससे संबंधित थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो एक एक चुनौती थी भारतीयों को कि भई आप अपना संविधान का मसौदा तैयार करें। तो जब नेहरू जी और दूसरे नेताओं ने जो है मसौदा तैयार किया था संविधान का, तो उसी को ही हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं तिया। तो ये संविधान की जो मांग थी संविधान सभा गठित करने की, ये तो पहले से चली आ रही थी और भारतीय भी चाहते थे संविधान सभा गठित हो। तो उस पे जो है इन्होंने बात की अंग्रेज़ी सरकार ने, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से हम कह सकते हैं ये महत्व था इसका। परंतु ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें शामिल नहीं थे जो लगे कि भारतीयों को बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दी जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं था, वो चाहते थे बस सहयोग किसी किसी तरह से मिले। तो फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेट का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने भी इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। उन्होंने कहा कि ये जो है ये जो घोषणा आप कर रहे हैं कि भाई इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच एक और ज़्यादा खाई ही होगी और वो खाई जो है और चौड़ी होती चली जाएगी। भाई डोमिनियन स्टेट का मुद्दा तो पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। ये जो है हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। मुस्लिम लीग ने हालांकि प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए आश्वासनों का स्वागत किया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किए जाने के कारण लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए से इसे अस्वीकार किया। एक अगर आप महत्व तो ज़रूर दे रहे हो अल्पसंख्यकों को, लेकिन उनकी जो माँग थी वो थी पाकिस्तान की कि एक अलग से ही जो है राज्य हो, भारत से अलग हमारा राज्य बने मुस्लिमों के लिए। तो उनकी तो वही माँग थी। उसके बारे में जो है इसमें कोई ज़िक्र नहीं था और अ, इसी वजह से जो है मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्था में लाया गया अगस्त प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और अस्वीकृत कर दिया गया। तो इस तरह से जो है अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी। तो आपको पता भी है कि उस समय में दो ही संस्थाएं ऐसी थी उस समय में जो सबसे बड़ी संस्थाएं थी, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, जो प्रतिनिधित्व कर रही थी पूरे भारत का। मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व जो है मुस्लिम लीग कर रही थी और जितने भी हिंदू थे या पूरे समुदाय को सभी समुदायों को लेके जो चल रही थी वो कांग्रेस थी। तो ये जो है इसलिए महत्वपूर्ण थी दोनों संस्थाएं और इन्हीं को ही मनाने का प्रयास किया जा रहा था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा कि अगर ये मान जाएं तो पूरा देश जो है वो स्वीकार कर लेगा इन सभी प्रावधानों को। तो ये नहीं हो सका। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कि क्रिप्स मिशन क्या था और बाबुल योजना क्या थी, वो भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।